बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू दी जी वाइस। वतन नारायण ने शरद चौथ को कसरे पालन में पार्टी दी थी। पार्टी में पूरे इंडिया को मधु किया गया। किशन बंसी भी आया। मुझे क्यों पार्टी दी है? शरद ने आखिर वतन नारायण से पूछ लिया। शरद चौथ हमारे सोने मित्र, हमारे डैड के मित्रों के पुत्र के डैड ने कहा था हम शरद चौथ पर कुर्बान जाएं, तो शरद चौथ हम भी तुम पर कुर्बान जाएं। कहा सुना माफ़ करना, अब हम तुम्हें विदा करते हैं। शरद चौथ ने ये सुना और बेख्तियार बैठता चला गया और उसने बेख्तियार दोनों हाथों से ज़मीन को थाम लिया था। वो बिल्कुल सुन्न हो गया था। किशन आगे बढ़ा, उसे हाथों पर उठा लिया, सोफे पर बेला के साथ बिठाया। उसका सर बेला के कंधे से जा लगा, लब सिल गए। बड़ा खाना दिया गया। राबेल, किशन, शरद चौथ, किशन बंसी, वतन नारायण के हलक में पानी की बूंद भी ना गई। वतन नारायण के कहने पर बेला ने उसे 2 माह की छुट्टी दे दी। शरद चौथ ने बेला के हाथों में उंगलियां पेवस्त कर लीं तो बेला ने उसे सीने से लिपटा लिया, जैसे उसे कुछ कहने से रोक रहा हो। उसे घर उतार आया। मित्रों, वो 2 माह की छुट्टी काट कर आ गया। बड़े ही बोझल दिन थे, बड़ी ही बोझल शामें थीं और बड़ी ही तन्हा व्याकुल रातें थीं। बेला, शरद एक दूसरे को तकते रहते मगर चुप रहते, जैसे अल्फाज भी रुखसत हो गए हों। न दिन कटता न रात गुजरती। कई माह की जागी आंखें लग कर न देती, जैसे वो लगना भी विदा कर बैठी हों। और मित्रों, एक दिन बड़ा ही बोझल था। आर्मी हेडक्वार्टर पर अजीब उदासी छाई थी। फिजा सुस्त थी, माहौल सन्नाटा लिए हुए था। प्रिंस बेचैन, कभी अपने आफस कभी जलियान के आफस आते जाते थे कि वतन नारायण की हैवी जीप आर्मी हेडक्वार्टर के अंदर दाखिल हुई। वो खुद ड्राइविंग कर रहे थे। जलियान और प्रिंस बेहद हैरान हुए कि आज वो पहली बार आर्मी हेडक्वार्टर आए थे। कोई मसला होता तो यौवन को भेजते थे या राधे शाम आते थे। आज खुद और अकेले आए थे। उन्हें फ़ौरन आपस में ले आया गया, सुख सेवा की गई। जलियान, कैसे हो? अच्छा हूँ कमांडर नारायण, बहुत अच्छा हूँ, बट आज जाने क्या हुआ, दिल अजीब तरह से बैठा जा रहा है। दिल कहता है कुछ होने वाला है। डैड पालन कहा करते थे जब तूफान आने लगते हैं तो परिंदे शोर मचाना बंद कर देते हैं। उनका लहजा बेहद निढाल था। वतन नारायण ने तवील सांस ली। प्रिंस आपस में दीवार के साथ बिल्कुल खामोश खड़े थे। जलियान, आप हमारे समधी हैं। तुम हमारे वजूद सिक्योरिटी से इनकार करते रहे और हम अपने वजूद की पहचान की खातिर तुमसे लड़ते रहे, तो हमारे दरमियान एक ऐसा वजूद राबेल आया जिस पर तुम भी ठहरे और हम भी ठहर गए। हमारी 3 नस्लों की कमाई जिया है, सिर्फ जिया। वो तुम्हारे पुत्र शरद चौथ से मंसूब है। वो चांद पर जा चुकी है। इससे पहले कि वो वापस पलटे, हम चाहते हैं शरद चौथ को विदा कर दें। ओ यू शट अप। आपकी इतनी जुर्रत? प्रिंस किसी लावे की तरह फट पड़े और रिवाल्वर निकाल कर उन पर फायर कर दिए। गोली कंधा फाड़ती निकल गई और दूसरी गोली उनके बचाव के बावजूद उनकी पसलियों में जा लगी। वो गफलत में मात खा गए थे और उन्हें तवक्का भी नहीं थी कि प्रिंस उन्हें गोली मार सकते हैं। इससे पहले कि तीसरा फायर होता, जलियान ने तकरीबन उड़ते हुए उन्हें फ्लाइंग किक मारी। प्रिंस कई पलटियां खाते गिरे मगर तड़प कर उठ खड़े हुए और रिवाल्वर सीधा करने से पहले ही जलियान ने उन पर पिस्तौल तान लिया। हैंड्स अप डैड, वो सिसके। प्रिंस, आई से हैंड्स अप वरना मैं फायर कर दूंगा। प्रिंस उनके तासरात देकर फौरन हाथ ऊपर उठा लेते हैं तो जलियान ने गार्ड को आवाज़ दी। गार्ड अंदर आया तो जलियान ने प्रिंस को हथकड़ी लगाने को कहा। डैड, वो भराई आवाज़ में बोले, खामोश रहो और दीवार के साथ खड़े हो जाओ। वतन नारायण का काफ़ी खून निकल रहा था। जलियान ने इमरजेंसी अमले को बुलाने को कहा। वो सख्त घबरा गए थे। नहीं जलियान, हम वापस जाएंगे, खून बहुत निकल रहा है और गोली भी शायद अंदर ही है। कोई बात नहीं, हम ठीक हैं। जलियान ने कंधे पर और पसलियों पर कपड़ा बांध दिया। वो जीप में बैठ गए। वो पहाड़ों जैसा हौसला रखते थे। उनका बाप पालन एक जरी इंसान था और वो अपने बेटे के आगोश में सर रख कर लेटता तो कहता, नारायण, मैं मर गया तो मेरा मातम मत कीजिएगा। ज़मीने 700 चक्कर खाए थे तो मेरा जन्म हुआ था। मेरा लहू अपने ऊपर मल लीजिएगा कि मैं देशवासियों की तपस्या का बदल हूँ। वतन नारायण खुद ड्राइविंग करके चले गए। जलियान को हज़ारों अंदेशों ने घेरा हुआ था। जीप चली गई। वो अंदर आया और प्रिंस की हथकड़ी खोल दी और कहर आलूद निगाहों से उन्हें तकने लगे। गोली पसलियों में लगी है, जहर फैल गया, उन्हें कुछ हो गया तो आरजू आबरू तलाक लेकर अलग आएंगी और आप मेरे हाथों से अलग जाएंगे। वो हारे हुए लहजे में बोले तो प्रिंस आकर गले लगे। डैड, अब कि उन्होंने ऐसी बात की तो मैं दिल में गोली मारूंगा। जलियान चुप रहे और बेटे की कमर से लाने लगे। वतन नारायण पी गए और किसी को ना बताया वो लेटे थे कि किशन अंदर आया। वो इंग्लैंड से सीधा इधर ही आ रहा था। उन्हें ड्रिप लगी देखकर बर्दाश्त ना कर सका और उनके सीने से लिपट कर रो पड़ा। वतन नारायण उसके रेशमी बालों में
उंगलियां फेरने लगे। नहीं हमारी जान, किशन रोते नहीं है, हमने किसी को नहीं बताया तो तुम भी किसी को नहीं बताओगे। वो तेज़ी से अलग हुआ। आप जानते हैं मैं आपका अपमान बर्दाश्त नहीं कर सकता। मगर वतन नारायण ने लबों पर हाथ रख दिया। नहीं किशन हमारे लाल, तू हमेशा अच्छा बोलता है तो तब इतिहास में तुम्हारा नाम सुनहरे रूप से दर्ज है। तालीम याफ्ता लोग धरती का सरमाया है और प्रिंस तो ना सिर्फ तालीम याफ्ता हैं बल्कि बहुत वजी और परफेक्ट पर्सनैलिटी के मालिक हैं। गोलियां लगना हमारा कष्ट था, उसमें प्रिंस का क्या कसूर? क्या मैं अब कुछ काम आ सकता हूँ? किशन अजीब तरह बेबसी से बोला। किशन का चेहरा वतन नारायण ने हाथों में लेकर चूमा और कहने लगे, किशन जब हम मरते हैं तो साथ कोई नहीं मरता, हम अकेले ही बीमारी जैसा कष्ट उठाते हैं। माँ का काम है बच्चे पालना और बाप का काम है रोज़ी कमाना और बच्चे का काम है पलना। अगर एक भी अपना काम छोड़ दूसरे का काम करेगा तो सारा काम बिगड़ जाएगा। माँ बच्चे पाल चुकती है तो उसका काम ख़त्म हो जाता है। अगर उसे दोबारा इस काम के लिए मजबूर किया जाए तो वो मर जाएगी। यही हाल बाप और बच्चे का है। तुम बागें पकड़े लंबा सफ़र तय करके पड़ाव पर आ ठहरे हो। बागें कटा ऊँट कचावों समेत जा चुके हैं, अब सिर्फ हमारा काम है। लेकिन नारायण भाई जब ऊँट कचावों समेत जा चुके हैं तो फिर कचावे की हट कैसी? किशन चुपते लहजे में बोला। वतन नारायण मुस्कुराए। किशन पुत्र, इंसान मर तो जाता है मगर उसका डीएनए रीढ़ की हड्डी में फितने से फिर भी बाज नहीं आता कि उसके बल पर इंसान जिंदा था। मित्रों फितना क्या है? तो फितना से मुराद मरे हुओं का ख्वाब में आना। कुछ दिनों तक वतन नारायण चलने फिरने के काबिल हो गए तो वो आर्मी हेडक्वार्टर गए। अलबत्ता इस बार उन्होंने पहले इतला करा दी थी। तो जलियान जोत खासी रुखाई से पेश आए। प्रिंस तपे हुए बैठे उन्हें नफरत से देख रहे थे। देखो जलियान, वो मेहमान है धरती पर, वो विदा लेगा तो इतिहास का बाप सरहद तकमील पा जाएगा और ये सब तब होगा जब तुम इजाज़त दोगे। पहले मुझसे मेरा भाई छीना और अब उसे दुनिया से भी भेजना चाहते हैं। मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगा। आप जा सकते हैं और आइंदा यहाँ मत आएँ। प्रिंस बुरी तरह खौल कर बोले। कमांडर नारायण आप प्लीज़ तशरीफ़ ले जाएं। जलियान भी रुखाई से बोले। वतन नारायण उठ खड़े हुए। ओके हम जा रहे हैं, लेकिन आर्मी हेडक्वार्टर में सिक्योरिटी कमांडर बुलाए, इजाज़त भी आ जा सकता है, बाय। वो इतना कहकर ऑफिस से निकल गए। प्रिंस ने फ़ौरन किशन के नंबर मिलाए। मुखिया जी उनके मुंह से लरज़ कर निकला। प्रिंस रिलैक्स डियर, मुज़ाकरात का समा बीत गया, तुम्हारा मेरा काम ख़त्म हो गया। वो सुंदर संदली बदन तुम्हें मुझे अपना रिस्क खिला अपने पड़ाव पर ठहर गया। ना हम उसे वापस बुला सकते हैं और ना खुद उसके पास जा सकते हैं। उसका कुरैरस पर वाहिद वली उसे विदा की परमिशन दे चुका है। तुम्हारे पास आना तो बस फॉर्मेलिटी है। कमांडर पालन के लबों की वो नायाब बूंदें हैं जिनसे जलियान कभी सैर हुआ करते थे। बस ये फेरे उन्हीं बूंदों का पास हैं। बाय। किशन के लहजे में गम और उदासी के गहरे साए थे। और मित्रों वतन नारायण 6 दफ़ा गए, आज वो 7वीं बार आए थे। जिस्म पर स्याह लिबास था। जलियान ने स्वागत किया तो वतन नारायण बहुत करीब चले आए, हाथों को पकड़ लिया। जलियान हमारी मान जाए, आज हमारा 7वां फेरा है। श्रीमती मोम रानी रूपमती के हमारे रखसारों के लिए गेबों से कई कई दिन नमी छोड़ते रहते तो डैड ने हमें चूमने बेलिबास देखने पर बैन लगा दिया। मित्रों वतन नारायण छोटे थे, 3 साल के थे तो रानी रूपमती उनके गालों को चूमा करती तो गालों पर नमी रह जाती जो कई कई दिन वतन नारायण को परेशान रखती। तो उनके चूमने और देखने पर सरकारी बैन लगा दिया गया। ये छूट सिर्फ सूरजवंशियों के पुत्र के लिए थी जो बेला के हिस्से में आई। जलियान तुम्हारे साथ नाता है। श्री कृष्ण जी और गोपियों ने 7 चक्कर आग के गिर्द पूरे किए तो वो निकाह जैसे बंधन में बंध गए। आज हमारा 7वां चक्र है कि आज तुम हमें बरत डालें या हम तुम्हें बरत दें तो गुनाह नहीं होगा। जलियान चीख मार कर उनसे लिपट गए और ज़ारों कतार रोने और क्रिया करने लगे। वतन नारायण को भी बहुत रोना आया। प्रिंस तड़प कर बाहर निकल गए और तोप पर चढ़कर तोप चलाने लग गए। हेडक्वार्टर में जैसे भूचाल आ गया था। प्रिंस ने 20 तोपें खाली कर दी। हाय मेरे सरहद, हाय मेरे अपने भाई को चीख चीख कर कहते जाते। वतन नारायण इजाज़त लेकर जा चुके और प्रिंस लोगों को ऐसे लगा जैसे बस उनके लिए क़यामत आ गई हो और ना उन्हें दोबारा सरजोत के पास जाने की ज़रूरत हुई और ना वो आया। वो 2 माह उनके दरमियान रहकर उन्हें उनका रिज़्क़ खिलाकर झांसी से विदा लेकर जा चुका था। असर की नमाज की तैयारी हो रही थी कि वतन नारायण मद्रास आए और बेला की इमामत में असर पड़ी। बादा नमाज के सिराज और सरजोत को बुलाया और सिराज का हाथ पकड़कर सरजोत के हाथ में दे दिया।
सरबजोत जाओ तुम सिराज को घुमा फिरा लाओ, तुम इकट्ठे कभी कहीं नहीं गए, आज चले जाओ। बेला ने ये सुना तो समय को हाथों से जकड़ लिया। उसका दिल इतने जोर से धड़का लगा जैसे सीना फाड़ बाहर निकल आएगा। शरत ने देखा और बर्दाश्त ना कर पाया, पास आया और पैरों पर झुक गया। वतन नारायण ने पैरों के बोसे लेने दिए और उठाकर सीने से लगा लिया। सरबजोत, हम में से रिस्क चाहिए तो हम हाजिर हैं, जहाँ से मर्जी है खा लो। शरत ने निगाह भर कर देखा, नज़र उतारी। मैं सरबजोत आपसे राज़ी हुआ, मेरा रब आपसे राज़ी हुआ। अगर मैं वापस पलट गया तो अपनी थाह पर आपका शुभ लफ्ज़ों में चर्चा करूँगा, और अगर ना पलट सका तो जिया जी के वापस आने पर उनसे निकाह कर लूँगा। वतन नारायण राज़ी हुए। एक दूसरे पर गड़ी निगाहें आहिस्ता आहिस्ता अलग होने लगीं और सरबजोत ने सिराज अहमद का हाथ पकड़ लिया। उसकी निगाहें वतन नारायण का तवाफ कर रही थीं। वतन नारायण ने बेकरार होकर बेला को थाम शरत हाल से बाहर निकलने लगा, मगर निगाहें उन्हीं के साथ चार थीं। कदम उठने लगे मगर निगाह ना हटी। मित्रों, वो कहते हैं ना, जब यार बिछड़ने लगते हैं तो रब की आंख भी रोती है। वो हाल के दरवाजे में खड़ा उन्हें देखता रहा और फिर एकदम सिराज का हाथ पकड़े बाहर निकल गया। वतन नारायण पीछे जाने लगे तो बेला ने कमर में बाजू देकर रोक लिया कि ये उनकी सरबजोत से आखिरी मुलाकात थी।